नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में भले ही थोड़े महीनों का वक्त हो, लेकिन लखनऊ की सियासी पिच पर बैटिंग और बॉलिंग का हाई वोल्टेज खेल अभी से शुरू हो गया है। शय और मात के इस बिसात पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी गोटियां सेट कर दी है। विपक्ष हर उस मौके की तलाश में है, हर उस चिंगारी को हवा देने की फिराक में है जो बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगा सके। विपक्ष की कोशिश है कि हर छोटी बात को एक चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी बनाई जाए। लेकिन सामने है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री, जो अपने अचूक और सदे हुए दांव से विपक्ष को चारों खाने चित कर देते हैं। बात चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था की या फिर सड़कों पर माहौल बिगाड़ने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसने की, सीएम योगी का हंटर और उनके सख्त तेवर विपक्ष के हर चुनावी अरमान पर पानी फेर रहा है। राजनीति के इस अखाड़े में योगी की हर चाल विपक्ष की हर रणनीति पर भारी पड़ रही है। यूपी में उपद्रवियों और कानून तोड़ने वालों के बुरे दिन उसी दिन शुरू हो गए थे जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और अब सीएम ने एक बार फिर ऐसे हुंकार भरी है जिसने विपक्ष को भी सन्न कर दिया है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, कोई भी उपद्रव नहीं कर सकता और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियां तक अंजाम भुगतेंगी। तो आज सिंहासन में सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा सवाल, क्या 27 के रण में योगी का लॉ एंड ऑर्डर वाला ब्रह्मास्त्र विपक्ष के सारे मुद्दों को भस्म करेगा? क्या 7 पीढ़ियों वाली इस चेतावनी ने विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है? ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफियाग्रस्त बना दिया था, दंगाग्रस्त कर दिया था। मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे, पूरे थाने को आग लगा लिया था, और आज कहीं किसी का आता पता नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। सीएम योगी का रुख आक्रामक होता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच सीएम योगी ने कड़ा और साफ संदेश दे दिया है, यूपी में अराजकता और दंगाइयों के लिए अब कोई जगह शेष नहीं है। प्रदेश की शांति बिगाड़ने के लिए साजिश रचने वालों के लिए रियायत का दौर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसी सियासी सरगर्मी के बीच आइए सबसे पहले आपको सीएम योगी का वो दहाड़ता हुआ बयान सुनवाते हैं जिसके जरिए उन्होंने प्रदेश के उपद्रवियों को सीधा और आखिरी अल्टीमेटम दिया था। ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफियाग्रस्त बना दिया था, दंगाग्रस्त कर दिया था। सीएम योगी ने प्रदेश की कमान जब से संभाली तब से माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन, बुलडोजर का प्रहार और ताबड़तोड़ पुलिस एनकाउंटर, यूपी का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। लेकिन विपक्ष के सवालों और सरकार के दावों के बीच आखिर हकीकत क्या है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूपी में 17,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं पिछले कुछ सालों में। पुलिस मुठभेड़ में 34,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस कार्रवाई में 289 खूंखार अपराधी मारे गए हैं। 79,000 से ज्यादा अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। माफियाओं की 4,000 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हुई है। माफियाओं के कब्जे से 66,000 हेक्टेयर जमीन छुड़ाई गई है। 930 से ज्यादा खतरनाक अपराधियों को रासुका के तहत गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 6,000 अपराधियों को उम्रकैद की सजा दिलवाई गई है। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 4,800 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर यह योगी का जीरो टॉलरेंस है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी कानून व्यवस्था की बात आती है तो पूर्व की अखिलेश सरकार और मौजूदा योगी सरकार की तुलना लाजमी हो जाती है। यह जमीनी अंतर तब और पुख्ता हो जाता है जब एक प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु से बेबाकी से जनता के सामने रखे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दोनों सरकारों के काम करने के तरीके पर देश के सामने, प्रदेश के सामने एक शानदार आईना रखा। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने का नतीजा हुआ। इस वजह से मैं उत्तर प्रदेश हुकूमत का और खास तौर पर उन पुलिसकर्मियों का और अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो 10 दिन पूरे वो खड़े रहे। और एक तल्ख हकीकत यह भी है कि अगर आज के दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते
तो 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में फिरका वाराना फसादात हो चुके होते और कई शहर आग की लपेट में होते और जल रहे होते। तो शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कह रहे पहले की सरकार होती तो मुहर्रम में क्या हो गया होता, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और के शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यश भारती जी आपसे, क्या आप रजवी बरेलवी जी के बयान से सहमत है? क्या आप उन आंकड़ों से सहमत है जो आंकड़े अभी सामने रखे गए? क्या आप योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने कहा अपराध पर 0 टॉलरेंस है, उनके बयान से सहमत है? विवेक भाई, पहले तो ये मौलाना रिजवी बरेलवी जी जो लिखते हैं अपने नाम के साथ में, इनका बरेली से क्या लेना देना जो ये बरेलवी लिखते हैं? और इन पे अपने ही धार्मिक लोग तमाम बार आरोप लगा चुके हैं कि जो आदमी अपना नाम फर्जी लिखता हो, जो आदमी अपने बयानों से केवल सनसनी फैलाने का काम करता हो, वो किसी का क्या काम करेगा, किसी के क्या हित की बात करेगा? तो वो एक अलग विषय हो गया। दूसरा, आपके आंकड़ों पे आ जाए और योगी आदित्यनाथ जी के बयान पे आ जाए, जो भाषण दिया उन्होंने। आज उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठित अपराध हुआ है। प्रभु राम के चढ़ावे में, प्रभु राम के सामने, उनकी जन्मभूमि में, और ये संगठित अपराध किया है विश्व हिंदू परिषद ने, जो आरएसएस की एक यूनिट है। और आरएसएस वो है जो भारतीय जनता पार्टी को संचालित करता है, जहां अध्यक्ष के बाद सीधा एक अधिकारी भेज दिया जाता है संगठन महामंत्री के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी को चला। जो दिशा निर्देश आरएसएस से आते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो इस संगठित अपराध में भारतीय जनता पार्टी खुद सम्मिलित है। ये कैसे समझ में आता है कि अगर एफआईआर हुई इस चढ़ावे की, पहले दिन क्यों नहीं हुई? एसआईटी के नाम पे देश को, दुनिया को गुमराह किया गया, तमाम आस्था और विश्वास के साथ खेल किया गया। एसआईटी कराई गई ट्रस्ट के माध्यम से, तो ट्रस्ट पहले एफआईआर क्यों नहीं कर सकता था? किसने रोका था उसको? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी थाने में? यह बताता है कि थाने में अभी भी सरकार की सुविधा से एफआईआर हो रही है और एफआईआर नहीं हो रही है। जहां सरकार चाहती है वहां एफआईआर होती है, जहां सरकार नहीं चाहती वहां एफआईआर नहीं होती। ठीक है, मैं जल्दी से इस पर अश्विनी जी का रिएक्शन ले लूं। अश्विनी जी, वैसे यश भाई, आप लोगों को राम मंदिर की चिंता इतनी कब से होने लग गई? ये थोड़ा सा कुछ नया ट्रेंड देख रहा हूं। ये 27 के चुनाव की वजह से ऐसा है या फिर मामला कुछ और है? बात दूं? क्या कह रहे हैं आप? जो बात बोल रहे हैं उस बात का जवाब मैं अभी दूं या अश्विनी शाही जी के जवाब के बाद दूं? चलिए बाद में दीजिएगा, पहले अश्विनी जी से जान लेते हैं। अश्विनी जी क्या कह रहे हैं इस पर? अश्विनी जी। विवेक भाई, देखिए कितनी खीज भर गई है समाजवादी पार्टी के अंदर। क्या अपराध, एक बहुत भारी तथ्य पकड़ने चले थे, उसको भी योगी आदित्यनाथ जी ने धूल धूसरित कर दिया इन लोगों के हाथ में। वो भी नहीं लग पाया कि एक किसी तरीके से लग जाता, कुछ तो मिल जाता इन लोगों को, एक कि हम जो है चुनाव लड़ते उस नाम पर। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित किया। एसआईटी गठित करके अब जो अपराधी हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। हम लोगों ने या पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू सनातनी है, कोई ये नहीं कहने वाला था कि अगर चोरी हुई है तो कोई बचना चाहिए, चाहे मछली हो या मगरमच्छ हो, कोई बचने वाला नहीं है। मगर अब समाजवादी पार्टी बताएगी कि ये अपराधी हैं, इनको, ये निर्दोष है, इनको छोड़ो, तो भाई वो नहीं होने जा रहा है। एसआईटी के जो अधिकारी गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज की, पुलिस को जो कार्यवाही करनी होगी वो कार्यवाही करेगी। मगर समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से बौखला गए कि ये अपराध हो रहा है, तो भाई अब आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए ना। कोई, अभी भी मैं कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भी सबूत हो आपके हाथ में एसआईटी को जाकर दीजिए। संजय सिंह बहुत चिल्ला रहे थे कई साल से, एसआईटी ने बुलाया, वो कागज लेकर गए। समाजवादी पार्टी भी चली जाए ना भाई। यहां टेलीविजन चैनलों पर बैठकर ट्विटर खेलने से अपराध न साबित होता है और न कोई जनता के समझ में आता है। हाँ, अगर आप किसी ने किया है चोरी, अगर किसी ने किया है तो वो जेल गया है, और जो बचा भी है जांच के बाद वो जेल जाएगा। तो बरेलवी साहब कह रहे थे कि भाई इससे पहले, जब पहले की सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार, सपा की सरकार रही हो,
तब जब मुहर्रम जैसे त्योहार आते थे तो कई इलाकों से जो है वो आगजनी, पत्थरबाजी, इस तरह की घटनाएं आम हो गई थी। ये कंपैरिजन बरेलवी साहब का, मेरा नहीं है, मैंने बयान भी सुनवा दिया, उस पर सहमत नहीं है यश भारती जी। कह रहे हैं क्या बदल गया, बताइए ना। देखिए, आज किसी छत पर कोई पत्थर नहीं मिलता है विवेक भाई। हिम्मत नहीं है कोई पत्थर चला दे मस्जिद से बाहर निकल कर नहीं नमाज तो इसका पढ़ने क्या के मतलब बाद। है? छत पर पत्थर समाजवादी पार्टी वाले रखवा देते थे? एकदम रखवाते थे। इनकी सरकार में ये होता था। अगर मान लीजिए कि मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, हाँ, यहां वहां ये लोग जाकर मुसलमानों को जो है बांट रहे थे पैसा 20 करोड़ से ऊपर का होकर के, सुप्रीम कोर्ट की डांट लगी है तब सबको मिला है, तो ये लोग तो सब देते थे। अब इस संभव में इन लोगों ने आतताइयों को जाकर पैसे बांटे हैं 5-5 लाख रुपए, तो समाजवादी पार्टी उन मुसलमान आतताइयों को साथ देती थी। संभल में 5-5 लाख रुपए दी, इसकी तो जांच करवानी चाहिए आपको बाकायदा। यश भारती जी जल्दी से आपका जवाब, फिर मैं के शर्मा और सरोज पाठक जी के पास जा रहा हूं। के शर्मा जी भी आ गए जी। यश भारती जी। विवेक भाई, दुनिया का सबसे बड़ा संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ है, और मैंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और वही बीजेपी के लोग हैं। ये जितने पकड़े जा रहे हैं, कहीं कोई और नहीं है। और बचाने का काम किया हुआ, एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने रिपोर्ट किसको दी? वही ट्रस्ट जिसके संरक्षण में चोरी हो रही थी, उसी के आदमी को रिपोर्ट दे दी गई है। मतलब जो ट्रस्ट पे चोरी के आरोप है या जो चोरी नहीं रोक पा रहा था, उसी को दे दिया कि लो भैया तुम ही जांच कर लो। तो घूम फिर के सारा मामला जो आया है वो उसी के पास आ गया है। तो बचा कहां? किसको अपराध से बचाने की कोशिश की जा रही है? दूसरा बड़ा प्रश्न जी, इस सरकार से हमें उम्मीद इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सत्ता में आके सबसे पहले खुद पे लगे हुए मुकदमे हटवाने का काम किए हैं। चाहे उप मुख्यमंत्री के ऊपर फर्जी रसीद छपवा करके चंदा चोरी करने का आरोप हो, चाहे मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम सौहार्द बिगाड़ने के आरोप हो, और जो बरेलवी जी की आप बात कर रहे रिजवी मौलाना, और यहां तक तो वो अखिलेश जी की कोठी भी धुलवा दी थी। बताइए ऐसा कोई करता है क्या? सुनिए जो रिजवान बरेलवी जी कह रहे हैं, आंकड़ों की बातें कर रहे हैं, भाई दंगाई तो खुद सत्ता में आ गए ना, इसीलिए तो दंगा होता था। हमारी सरकार में जितने दंगे हुए दंगाई थे, और सत्ता में आते मुकदमे भी वापस ले लिए। तब दंगा करेगा कौन? हुड़दंग करेगा कौन? ये हुड़दंगी जो आज संगठित अपराध कर रहे हैं प्रभु राम के चढ़ावे में, इस पे कोई जवाब नहीं है। हाँ, वो तो आप लोगों ने कराई जी, ठीक है, वो तो आप लोगों ने अतीक और मुख्तार जैसे लोगों को मुस्लिम धर्मगुरु का ओहदा दिया हुआ था, तो वो लोग तो कुछ नहीं करते थे, वो लोग ठीक थे। अतीक का वकील कौन था? अतीक का वकील कौन था? वो नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए समर्थन किस सरकार को देता था? वो तब भारतीय जनता पार्टी को अतीक अहमद नहीं आता था। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई आप लोगों के भी साथ था उनका, पता नहीं किसके किसके साथ थे, लेकिन आप लोगों के साथ खुले तौर पर नजर आते थे। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। सर्वेश जी। विवेक भाई नमस्कार, आपके सभी दर्शकों सर को नमस्कार। भारत माता की जय। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध पहले था उसमें कमी आई है। अपराध अभी भी हो रहे हैं, और आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखेंगे तो अपराध की कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार होता था, घर से औरतें महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, उस अपराध में जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा, उसमें भारी कमी आई है। और उसी का परिणाम होता है कि 2017 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, योगी जी को महिलाओं ने पूरे उस पे, इसी का अगर आप देखेंगे तो ये संगठित अपराध जो था समाजवादी के समय, आज सचमुच आज मुहर्रम का समय है और इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए, मुहर्रम के जुलूस पूरे यूपी, बिहार और भी तमाम राज्यों में निकले होंगे। क्या किसी हिंदू बहुल इलाके से निकला किसी ने पत्थर फेंका? लेकिन वही जब रामनवमी और बाकी दुर्गा पूजा का जुलूस, सरस्वती पूजा का निकलता है, तो यही मुस्लिम के दंगाई लोग मस्जिद से निकल के पत्थर फेंकते थे। आज उसमें खास के मेरठ का उदाहरण देख लीजिए, चाहे कहीं भी सहारनपुर देख लीजिए, बरेली जैसे, बदायूं जैसे जगहों पे दंगा होता था, आज वो शांत है। तो इसका अगर श्रेय जाता है तो यूपी सरकार, बीजेपी सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ को जाता है।
चाहे आप आए बाएं साएं दाएं बाएं कुछ भी कह ले। आप बात कर रहे हैं, ठीक है, राम मंदिर ट्रस्ट में चंदा चोरी हुई। अरे ओपनली चंदा चोरी, चंदा का पैसा बाकी की सरकारें करती थी। अभी साउथ इंडिया में आप देख लीजिए, साउथ विजय जो तमिलनाडु का सीएम बना है, उसने अभी 49 परियोजनाओं को बंद कर दिया जो मंदिर के पैसे लेके चलते थे। मंदिर का पैसा केवल और केवल हिंदू और सनातन कामों में खर्च होने चाहिए, नहीं, जो वहां पे सरकारें होती थी वो वहां से चंदा उठा लेती थी और अपने कामों में लगाती थी। तो ये चंदा चोरी नहीं होता था। तमाम पूरे राज्यों में हुआ है। साउथ इंडिया के जितने मंदिर है, बीजेपी तो वहां पे कर्नाटक को छोड़ दीजिए, एक उदाहरण है, बाकी के राज्यों में केरला में कितना बड़ा मंदिर है, तमिलनाडु में कितना बड़ा, आंध्रा में कितना बड़ा मंदिर है। तो इन राज्यों में जो शासन था, किसका शासन था? आज आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जी के कोलैबोरेशन में वहां पे बीजेपी सत्ता में है ना। चंदा चोरी कौन करता था? यही इंडी अलायंस वाले घटक दल ही है ना, और अभी भी चल रहा है। तो ये बात अपराध, और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई दो कि बीजेपी सरकार पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए ये मंदिर के दान की चोरी हुई है। और ठीक है, उसके लिए अगर एसआईटी पहले गठित हुई, अब एफआईआर होके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। इसमें आप क्यों उछल-कूद मचा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। पहले तो भाई एसआईटी बन जाती थी, 10-10, 20-20 साल तक एसआईटी ही चल रही है, पता ही नहीं चलता था हो क्या रहा है। अभी तो 8 दिन 18 दिन में रिपोर्ट मिल जा रही है। उसमें से मुहर्रम इतनी शांति से बीत गया प्रदेश में, जिसकी तारीफ बरेलवी साहब भी कर रहे हैं। बोले पहले की सरकार में क्या होता था भाई साहब, देखिए अब क्या हो रहा है। आप लोग परेशान हैं के शर्मा जी। देखिए विवेक जी, ये तो आप कह रहे हैं कि मुहर्रम शांति से निकल गया। ऐसा नहीं था कि जब कांग्रेस की सरकार थी या जो विपक्ष की सरकार रही है चाहे सपा की, तो उस समय कोई बहुत सारे त्योहार जो है शांति से नहीं जाते थे। बात त्योहार की नहीं है, बात है कि आप पे कतल कुतल की बात है। भाई देखिए, सर्वेश पाठक जी कसम खा लिए है कि मैं बीजेपी का तारीफ करूंगा, तो वो तारीफ करते हैं। मैंने आपने कसम खाई है कि आप बीजेपी की बुराई करेंगे, तो आप बुराई करेंगे। जो भी होगा, जो भी सत्ता पक्ष में होगा, हाँ। उसका मैं कमी निकालूंगा, चाहे वो ये कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो। तो ये मेरी अपनी है, और यही काम है प्रेस तो का। कर्नाटक की सरकार और हिमाचल की सरकार इन दिनों कैसा काम कर रही है बताइए। यही ड्यूटी है, चापलूसी कम करे। के शर्मा जी, कर्नाटक की सरकार और हिमाचल की सरकार के काम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार तभी खुश होगा जब तक जनता खुश नहीं होगी। जनता को रोजगार चाहिए, जनता फिर नहीं समझे आप। मैं कह रहे हैं चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, मैं क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए ना, मैं भी कुछ कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहे हैं कि भाई क्या कर्नाटक और हिमाचल की सरकार को आप कितना नंबर देंगे, 10 में से 1 या 2? मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है, क्योंकि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं जो 1 नंबर और कोई प्रैक्टिकल जांच करके है, लेकिन सरकार उतनी अच्छी नहीं है, उसमें थोड़ी सी और मेहनत होनी चाहिए। वहां की जनता, मुझे लगता है कि बहुत सारे वादे हैं वो भी पूरे नहीं हुए। तो उत्तर प्रदेश, कोई आदमी 100% दूध का धुला तो हो ही नहीं सकता विवेक जी। और कोई भी सत्ता चाहे किसी की भी हो, कोई भी कितना ठीक है। सर्वेश जी कुछ कह रहे हैं आपको, सर्वेश जी सारी मुरादें पूरी नहीं कर सकता। सर्वेश जी, और इसमें विवेक जी, ये के भाई को पता नहीं प्री कंसेप्ट नोशन क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने हर सरकार की बातें की। अगर यूपी में राम मंदिर में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, बीजेपी सरकार के समय हुआ, तो ये बीजेपी सरकार पे काला धब्बा है। लेकिन साउथ इंडिया में हमारे मंदिरों को जो वहां की सरकार लूट रही है, के शर्मा क्या एक वकील हैं, उन्होंने कभी उस पे एफआईआर करवाने की कोशिश की कि हमारे मंदिर का चंदा दूसरे धर्म के लोगों को क्यों जा रहा है? जी ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यश भारती आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? यश भारती जी, यश भारती जी। विवेक भाई, आपने एक सवाल पूछा था कि हमें बड़े राम मंदिर की याद आ रही है। हाँ। करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, कि दुनिया देख रही है कि जिसमें मैनिफेस्टो में जिन्होंने ये लिखा था कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार ले आइए, हम राम मंदिर बनवा देंगे,
हम सत्ता सरकार में आते ही राम मंदिर बनवा देंगे। लेकिन बना किनके आदेश पे? न्यायालय के आदेश पे बना। सबने कहा कि हम न्यायालय का आदेश मानेंगे। आपने तो 1 रुपया का चंदा भी नहीं दिया है आपकी पार्टी अरे को। आप ना ही देखने गए हैं। शांत हो जाए। अरे तो शांत हो जाइए, आए मत कीजिए, चुप हो जाइए। आए बाय साए आप कर रहे हो, चुप हो जाइए। नहीं देखिए विवेक भाई, मैं अगर मैं 1 ऐसे रुपये का डिबेट नहीं चंदा कर दिए पाऊंगा कि होते टू तब विंडो तो में आ आपकी जाऊं। बात ये गोदी में बैठी हुई मीडिया को मत मेरे साथ देख जोड़िए। ये गोदी में बैठी हुई मीडिया को मेरे साथ मत जोड़िए। कॉकरोच है ना? मीडिया के नहीं, एक एक करके भाई साहब, एक एक करके। भाई कोई किसी की गोदी, कोई किसी कॉकरोच पे नहीं बैठा है, सबकी गोदी सुरक्षित है, परेशान मत होइए। यश भारती जी आपकी बात। तो विवेक भाई सवाल कर रहे हैं, टू विंडो में जवाब नहीं आ पाएगा ना। हाँ, मल्टी विंडो में जवाब दीजिए। आपके लिए मल्टी लगा दिया, और बताइए मल्टी विंडो में जवाब दे दीजिए। आपने जो सवाल किया, यानी जितने 150 करोड़ आबादी हमारे देश की लगभग है, जो लोग नहीं गए हैं उनका आस्था विश्वास कमजोर है। और समाजवादी पार्टी प्रभु मंदिर से पहले आपका कमजोर था और मंदिर के बाद आपका मजबूत हो गया। सवाल ये है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए। जिस सफाई उत्सव को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा किया है, बजरंग बली की पूजा से वो शुरू होता था और आज भी बजरंग बली जी की बड़ी मूर्ति वहां लगी हुई। क्या कभी हमने आगे आकर के राजनीति करी उस चीज को लेकर के? क्या कभी हमने कोई फुटेज दिखा करके राजनीति करने की कोशिश करी कि हम कितना मानते हैं? अभी केदारेश्वर मंदिर भगवान शिव की कृपा से हम लोग बनवा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। तो क्या हमने कभी पूरा बॉलीवुड करी? पूरा बॉलीवुड सफाई महोत्सव में भजन ही तो गाता था यश भारती जी। क्या बुराई भजन ही गाते थे ना, वो भजन गाने आते थे, घंटी वंटी बजा। क्या उत्सव बंद हो गए? नहीं, मैं नहीं मनोज कह तिवारी रहा जिस तरीके आप देखिए, मुझ पर नाराज मत होइए। मैं क्या कह रहा हूँ, बॉलीवुड भी तो भजन गाने ही आता था सैफई। मेरी बात अगर आप रोकने की प्रयास करेंगे तो फिर मैं नाराज नहीं होगा, मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, नाराजगी भाई, आप तो आजकल नाराज आप लोग चल रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं, अगर आप बात नहीं आने देंगे पूरा कर सवाल ये उठता है कि न्यायालय के आदेश से प्रभु राम का मंदिर का निर्माण हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश में अस्थिरता और दंगे कराने का काम किया। आज हम हवन करने जा रहे हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं, आज हम कार सेवा करने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से। हाँ, क्यों दंगा भड़का रहे? दंगाई सत्ता पक्ष में आ गए तो फिर दंगा कहां से होगा? अश्विनी चाई जी, ये एलिगेशन है समाजवादी पार्टी का। न्यायालय के आदेश से मंदिर बना। और नहीं, ठीक बात आपकी, आगे मिलेगा तो यही एलिगेशन रहेगा। सरकार में आगे तो दंगा कहां से होगा? अश्विनी जी, अब जो सैफई महोत्सव हनुमान चालीसा से शुरू होता था और हनुमान चालीसा से ही खत्म होता था, और नर्तकियां बीच में जो आती थी वो हनुमान चालीसा वो भी गाती होंगी। क्या हनुमान जी को भी बदनाम करने का ठेका ले लिया इन लोगों ने जो बाल ब्रह्मचारी थे? धन्य हो प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम हनुमान जी को बदनाम न कीजिए। यहां पर जो आपने कहा कि किसके आदेश पर बना, आदेश पर बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के, मगर मेहनत किसकी थी? मेहनत हम लोगों ने किया, सनातनियों ने किया, वहां कार सेवा सनातनियों ने की, शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल रहे। लेकिन आप जो मेरा सीधा सा सवाल है, वहां पर गोरखपुर उत्सव में जिस तरीके से अश्लीलता परोसी गई, मनोज तिवारी आपके सांसद हैं, दिल्ली प्रदेश स्वामित्व का यज्ञ जो आप लोग नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एक एक करके अश्विनी जी की बात पूरी हो जाए। अश्विनी जी, ये बात तो साफ, ये बात तो साफ है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मुद्दा रहेगा 27 के चुनाव में। देखिए, एनसीआरबी का डेटा अभी जो है, सर्वेश जी कुछ इस पर ज्ञान दे रहे थे, सर्वेश जी का थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। सर्वेश भाई, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का जो ताजा डेटा आया है, महिलाओं में अपराध के प्रति जो है 17वां स्थान है पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। 18वां स्थान पूरे है। नहीं, बीच में बोलिए भाई, अपने अपने समय पर बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। और यानी कि एक बात साफ है कि भाई 2027 के चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जिस तरह से योगी जी बयान भी दे रहे हैं, और विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा राम मंदिर का रहेगा, जिस तरह से यश भारती लगातार राम मंदिर के मामले को लेकर जो चढ़ावा का इशू हुआ उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था है आप उसको कानून व्यवस्था जोड़े। के शर्मा जी, जल्दी से के शर्मा जी। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखिए होता क्या है, जैसे IUCC आ रहा है, हाँ, कुछ राज्यों में आ गया, कुछ अभी बंगाल में आने वाला है। उससे क्या आपको लगता है कि क्या एक साथ देश में ले आते तो ये छोटे छोटे जो हम बार बार जो हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड खेलते हैं और चुनाव से पहले
ये देखिए बेसिकली बंगाल में तो बम फोड़े जाएंगे, जिसका आवाज ध्वनि जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में चलेगा। ये बेसिकली फायदा उठाने का। आपको लोकसभा में आपका समर्थन है, राज्यसभा में आपका समर्थन है, आप यूसीसी चलिए यूसीसी के मुद्दे पर भी किसी दिन बैठ लेंगे। के शर्मा जी, आज समय सीमित है, माफी चाहूंगा, इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त देने के लिए दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।